हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। फिर से यहाँ हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 आरो भाग 2 की। मैं आपकी मेंटोर यहाँ आपकी मदद के लिए खड़ी हूँ। आप लोग पढ़ते रहें, चलते रहें। जैसा कि आपको पता है कि आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है, तो कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि हमारी जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको 3 प्लेलिस्ट में मिलेंगे। पहली प्लेलिस्ट आपकी कवि परिचय या लेखक परिचय की है, दूसरी आपकी पाठों की व्याख्या की है, तीसरी प्लेलिस्ट में आपको उन पाठों के प्रश्न उत्तर देखने को मिल जाएंगे। तो इन प्लेलिस्टों को पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी ज़बरदस्त करते रहिए। आज का हमारा जो पाठ है वो है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय जी का जो परिचय है आज हम यहाँ पढ़ेंगे। इनके कवि परिचय पर आज हम बात कर रहे हैं। चूँकि हम किसी व्यक्तित्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो जैसा आपको पता है उसकी व्यक्तित्व की शुरुआत हम करते हैं जन्म से। तो यहाँ पर रघुवीर सहाय जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म सन 1929 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। ठीक है। अब इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में, कब 1951 में इनकी आरंभिक कविताएं देखने को मिलती हैं। अज्ञे जी खुद एक बहुत बड़े कवि हैं जिन्होंने दूसरे कवियों की रचनाओं को इकट्ठा करके एक काव्य संग्रह निकाला जिसका नाम इन्होंने रखा था सप्तक। ठीक है। इसके कुछ एडिशंस निकाले थे, प्रथम सप्तक, द्वितीय सप्तक। तो इसका जो दूसरा वो था ना सप्तक, जो दूसरा काव्य संग्रह था, उसमें रघुवीर सहाय जी की आरंभिक जो कविताएं हैं उनको 1951 में जगह मिली थी। यानी दूसरा सप्तक कब आया? 1951 में। इनके कुछ महत्वपूर्ण काव्य संकलन हैं जो है सीढ़ियों पर धूप में। सीढ़ियों पर धूप में, धूप सेकनी है, जाड़े की धूप लग रही है, सीढ़ियों पर जाके बैठ जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आत्महत्या के विरुद्ध, नहीं मुझे जीना है, आत्महत्या के विरुद्ध हम जिएंगे। ठीक है। हंसो हंसो जल्दी हंसो। ठीक है। हंसो हंसो जल्दी हंसो। इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया है। ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया कि ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से ये संबद्ध रहे। यानी ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार जो विभाग था वहाँ पर इन्होंने काम किया है। फिर हैदराबाद से निकलने वाली जो पत्रिका थी कल्पना, उसके साथ भी इन्होंने काम किया। उसके बाद दैनिक नवभारत टाइम्स तथा दिनमान, ये दोनों न्यूज़पेपर हैं। दैनिक नवभारत टाइम्स तो आज भी आता है, आप जानते हैं। ठीक है। और दिनमान से ये संबद्ध रहे, यानी जुड़े रहे। इनका जो सम्मान है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और सन 1990 में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु हुई थी 61 वर्ष की उम्र में। ठीक है। 61 वर्ष की आयु में दिल्ली में इनकी मृत्यु हो गई थी। चले आगे चलते हैं, इनके कवि परिचय के बारे में और कुछ जानते हैं। यहाँ पर इनकी कुछ लाइनें दी हुई हैं। कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, ना टूटे तिलिस्म सत्ता का। चूंकि पत्रकारिता से जुड़े हैं तो समाज में जितनी भी कुरीतियाँ थी उन पर नेचुरल सी बात है कि इन्होंने प्रहार जरूर किया होगा। सत्ता लोलुप लोगों पर, दम्भी लोगों पर, अपने फायदे के लिए स्वार्थी लोगों पर जो ऐसा। ठीक है। तो मेरे अंदर एक काया टूटेगा, कुछ ऐसी लाइन है जो यहाँ पर दी हुई है। रघुवीर सहाय, अब देखिए इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा है। नागर चेहरा हम कुंवर नारायण जी में भी पढ़ चुके हैं, जिन्होंने नगरीय परिस्थितियों पर अपनी रचनाएं की हैं। नगरीय जितनी भी विषय है या नगर में जितनी भी परेशानियां हैं उन पर इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार कि बेलौस भाषा में, बेलौस मतलब कोई नपी तुली भाषा नहीं होती है वो, क्योंकि जब इंसान वार्तालाप कर रहा है तो वो कई ऐसे लोगों से मिलता है, ठीक है, जिनके पास भाषा की जानकारी नहीं होती, जिन्होंने कभी कोई डिग्री नहीं ली, तो उनकी जो भाषा होती है वो नपी तुली नहीं होती है, बिल्कुल फ्रीलांसर आप जिसे बोल सकते हैं, उस तरह की भाषा में इन्होंने कविताएं लिखी हैं। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविताएं लिखकर, यानी इन्होंने अपने आसपास जो देखा उन्हीं से कैरेक्टर उठाया अपनी कविता कर, उन्होंने अपनी कविता उस पर लिखी और हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बना। यानी इनकी कविता इतनी सरल भाषा में थी, इतनी जल्दी हम उन कैरेक्टरों से, उन चरित्रों से घुल मिल जाते थे कि वो कविताएं हमारे घर में, हमारे दिल में घर कर जाती थी। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, ये तो मस्त है। अगर पत्रकारिता से जुड़े ये चीज तो आएंगी, छल छद्म, ठीक है, धोखाधड़ी, इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनी रपटे नहीं रह जाते। मतलब वो सिर्फ खबरें नहीं है पत्रकारिता की,
वो सिर्फ खबर देना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं कि यानी कि उनकी जो कविताएं हैं वो इन सब चीज़ों को उकेरती तो हैं, वो इन भावों को बताती तो हैं, ये सब समस्या हमारे सामने लाती तो हैं, लेकिन साथ साथ वो एक प्रश्न भी उठाती हैं, ताकि इन चीज़ों को देखकर हम क्या करें, अपने आप से प्रश्न करें कि समाज में जो हो रहा है वो सही है या नहीं। यह ठीक है कि पेशे से वो पत्रकार थे, लेकिन वो सिर्फ पत्रकार नहीं थे, वो सिद्ध कथाकार और कवि भी थे, जैसा कि आपने पढ़ा। कविता को उन्होंने कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया, यानी उनकी कविता भी ऐसी लगती है जानो वो कोई ना कोई कहानी कह रही हो। जातीय या वैयक्तिक स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर हैं, ठीक है, किसी जाति को सपोर्ट नहीं करते, अपनी खुद की जो किसी व्यक्ति विशेष की इन्होंने करना चाहिए तरफदारी नहीं की है, उसकी प्रशंसा नहीं की है, इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही गड़े हैं, यानी कि वो सिर्फ किसी की कोरी झूठी प्रशंसा नहीं करना चाहते, ठीक है, बल्कि वो आज में जीते हैं। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है, मतलब भरी पड़ी है, ठीक है, मतलब इतने उन्होंने मार्मिक प्रसंगों को उठाया जिसपे उनकी जो लेखन शैली है वो ऐसा लगता है मानो हृदय चीर देगी, ठीक है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम है, पर ज़्यादातर बातचीत की सहज शैली में उन्होंने लिखा और बखूबी लिखा। ऐसा नहीं था कि वो कविता को किसी नियम में नहीं बांध सकते थे, क्योंकि हर कविता को किस श्रेणी में रखा जाएगा उसके कुछ मानक दंड होते हैं, कुछ मानदंड होते हैं जिनकी कसौटी पर वो परखी जाती है, तब उस कविता को एक टैग मिलता है कि ये कविता प्रबंध काव्य हो सकती है, मुक्तक काव्य हो सकती है, नई कविता हो सकती है, प्रयोगवादी कविता है। ये जितने भी हमारे हिंदी साहित्य के जो गद्य पद्य हैं उनको लेकर विभाजन के कुछ काल बने थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो अपनी कविता को कसौटी पर तुलवा नहीं सकते थे या रख नहीं सकते थे, रख सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा को क्लिष्ट बनाने की बजाय, नियमों का पालन करने की बजाय सरल सहज भाषा, क्यों, क्योंकि वो दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल, इस तरह की जो भाषा थी उसमें उन्होंने अपनी कविताएं बेरोक टोक की हैं, ठीक है। नेक्स्ट चले। ओके, अब ये जो इनका कवि परिचय का दूसरा पेज है इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ बात करें तो बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना, मतलब जो भी परेशानियां हैं घटनाओं का जो भी अंतर्मर्म है, जो वो समझाना चाह रहे उस घटना से, त्रासदी को भी उन्होंने देखा, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं की है, उस घटना के पीछे क्या गलत चीजें हो सकती है वो भी उन्होंने देखा। रघुवीर सहाय की कविताओं की दूसरी विशेषता है कि छोटे या लघु की महत्ता को स्वीकार, मतलब छोटे छोटे पॉइंटों पर इन्होंने ध्यान खींचा है हमारा, ठीक है। किसी भी चीज को उन्होंने छोटा मानकर नहीं इस विषय पर तो लिखना बेकार है, नहीं, ऐसा नहीं कि उन्होंने छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान खींचा है। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों और समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा जाता है, यानी किनारे पर रखा जाता है, ऐसी समस्याएं, ऐसे लोग, ऐसे व्यक्तित्व जिनको समाज दुत्कार देता है, उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं में ये विषय बनाते हैं। रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। बट ऑब्वियस है, बहुत ऑब्वियस है कि पत्रकारिता में थे तो लोगों के बीच में जो भी परेशानियां चल रही थी, जो भी इन्होंने गलत चीजें देखी, उनके बारे में इन्होंने आवाज उठाई। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। मैंने आपको बताया ना कि हर कविता को जानने परखने की एक कसौटी होती है, तो इनकी एक कविता है रामदास, याद रखिएगा, ये आधुनिक कविता की कसौटी पर खरी उतरती है। नेक्स्ट की हम बात करें तो ये आपका कविता से रिलेटेड है, ठीक है। अब इनकी कविता जो है वो इसमें आएगी कैमरे में बंद अपाहिज, बहुत ही मार्मिक सी कविता है। सिर्फ भाव सिर्फ इतना सा है कि इसमें एक व्यक्ति है जो
दिव्यांग है और उसको कैमरे मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू के लिए बुलाते वक्त उससे जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस संवेदनहीन तरीके से उसकी उस अपाहिजता का, उस विकलांगता का, उस दिव्यांगता का मजाक उड़ाया जाता है, और वो लोग उड़ा रहे हैं जो उसकी उस कमी को बता करके दूसरे यानी पाठकों की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं और अपने चैनल की क्या बढ़ाना चाहते हैं, TRP। ये आपने देखा होगा सारे रियलिटी शोज के साथ में आजकल ये होता है। क्या बढ़ाना चाहते हैं, TRP। हर कोई अपने चैनल की क्या बढ़ाना चाहता है, TRP। लोगों पे आ रहा है, नीचे लिख देते हैं, कोई बात नहीं, वहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है। TRP बढ़ाना चाहता है। हर रियलिटी शोज के साथ में ये होता है। स्क्रिप्ट हो, स्क्रिप्ट उनको कैसी देनी है, किसको कैसे बिहेव करना है, कब कौन सा डायलॉग मारना है, कब कौन सा इमोशंस दिखाना है, कब किसके साथ में लड़ाई होनी है, कब किसको सपोर्ट करना है, वो सब चीज सब बना हुआ होता है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, कविता के बारे में बात करते हैं। अत्यंत साधारण और अनायासी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं, कठिन से कठिन समस्याओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर साय जी की कविताओं में मिलती है, उसका प्रतिनिधि उदाहरण, मतलब उसका ये फेमस एग्जाम्पल है, एक तरीके से कह लो रिप्रेजेंटेटिव है ये कविता। जहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, और संग्रह कौन सा है, जो लोग भूल गए हैं, ये संग्रह है इनका, जो लोग भूल गए हैं उस संग्रह से ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते हुए एक व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, यानी उससे एक तो सवाल कैसे पूछे जाएंगे, उनकी पूरी स्क्रिप्ट रखी जाती है, उन सवालों से वो कितना अंदर तक दुखी हो जाता है, किस हद तक उसका हृदय बिध जाता है, किस तरीके से वो अपने दर्द को की व्यक्त नहीं कर पाता है, ठीक है। उसकी भंगिमा, उसके हाव भाव, उसकी शारीरिक बनावट कैसी होगी, इसकी अपेक्षा की जाती है। इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया, यानी कि हमारे समाज की कहना चाहिए बहुत बड़ी पावर है मीडिया, उस पर कटाक्ष है एक तरीके से। किसी की भी पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए स्वयं। आप जिस भी चीज को सामने वाले तक पहुंचाना चाह रहे हो, बम ब्लास्ट में लोग मर गए, उनके किसी के चीथड़ उड़ गए, कुछ हो गया, उनको ये देखो उसका ये हाथ है, मतलब आप किसी भी चीज को ऐसे कैसे दिखा सकते हो। यहाँ पर उसको खुद को संवेदनशील होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए कि अगर उसको दर्द हो रहा होगा, उस दर्द को बयान नहीं किया जा सकता, दर्द को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, आप समझा नहीं सकते, लेकिन कम से कम आप उसका दर्द और बढ़ाए ना, उसे बांट ले, उसे बढ़ाए ना। परंतु यहाँ पर स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। किसी की भी पीड़ा को अगर आप किसी बहुत बड़े दर्शक तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको उस पीड़ा से खुद को समझ में आना चाहिए कि उससे दर्द हो सकता है। लेकिन विडंबना, प्रॉब्लम, समस्या, त्रासदी यही है कि जब आप पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव, प्रेशर है, हमें इस प्रोग्राम को बहुत सक्सेस बनाना है, इतने टाइम पीरियड में हमें ये सब चीज़ें कवर करनी है, इन सब चीज़ों को हमें दिखाना है, किस तरीके से उसको रुलाना है, किस तरीके से उसको हंसाना है, क्या कब बोला जाएगा, कब किसकी लड़ाई होगी। तो कारोबारी दबाव, क्योंकि अपने आप को दूसरे चैनल से बेहतर बनाना है, तो आपका रवैया, जो आपका व्यवहार होता है वो संवेदनहीन हो जाता है। क्योंकि आपको सिर्फ वो टारगेट पूरा करना होता है, आपको सिर्फ अपने टारगेट की पड़ी होती है, आपको सिर्फ ये दिखता है कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस कार्यक्रम को सफल बना सकूं, कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ सकूं, बजाय इसके कि उस व्यक्ति को कैसा लग रहा होगा, ठीक है। तो सहाय जी की ये जो कविता है टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। टेलीविजन माध्यम पर बेस करके या उसको आधार स्तंभ बना के इन्होंने कविता लिखी जरूर है, लेकिन ये सिर्फ टेलीविजन माध्यम पर ही सटीक नहीं है, ये और भी कई माध्यमों पर सटीक बैठती है। अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। अब वो स्वयं भी हो सकता है, खुद अपने दर्द को, तकलीफ को, लोग आजकल तो इन्फ्लुएंसर है ना, अपने दर्द को, तकलीफ को बता के कि इतनी परेशानी है, इतनी यूँ है, इस तरीके के लोग हैं, इतनी गरीबी में रह रहे हैं, इसके पास ये टैलेंट है फिर भी इतना अच्छा गाता है, बहुत सारे देखे होंगे आपने, ठीक है। तो ये हर ऐसे उस व्यक्ति की ओर ये इशारा करती है जो अपनी यातना और वेदना को बेचना चाहता है, अपने दुख परेशानी को दूसरों को बेच करके उससे पैसा कमाना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने
अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है कि हमें दूसरों के दर्द का पता हो, हम उसका दुख हल्का ना कर सके तो उसे बढ़ाए बिना। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है, कि आप लोगों में उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति जगाना चाह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आप उससे व्यवहार करते हैं, हो सकता है दर्शक उस चीज़ को देख के जरूर आपसे अभिभूत हो जाएं, आपसे कनेक्ट हो जाएं, लेकिन उस व्यक्ति को जहाँ बिठाकर आपने जो टॉर्चर दिया है, जो मानसिक यंत्रणा आप उसको देते हैं अपने सवालों के द्वारा, वो वास्तव में बहुत घातक है, बहुत ही बुरा है। ठीक है, तो यहाँ वो सब चीज़ें बताई हैं। कविता जब हम पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। तो बच्चों, तब तक आप हमारे चैनल को, हम लोगों को इसी तरह से अपना प्यार देते रहें, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज का वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इस कविता की व्याख्या और प्रश्नोत्तरों की। तब तक के लिए बाय बाय।